नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम कक्षा 7 हमारी बदलती पृथ्वी का नेक्स्ट टॉपिक मुख्य स्थलाकृतियाँ जो कि पार्ट 2 में है पढ़ेंगे। तो मुख्य स्थलाकृतियाँ मतलब स्थल पर कौन कौन सी आकृतियाँ बनी हुई है और किन कारणों से ये आकृतियाँ बनी हैं उनके बारे में हम आज इस अध्याय में पढ़ेंगे। तो अपक्षय एवं अपर्दन नामक दो परिक्रमों द्वारा भूदर्शीय भूमि लगातार विघटित होती रहती है। पृथ्वी की सतह पर शैलों के टूटने से अपक्षय की क्रिया होती है। भूदर्शीय पर जल, पवन एवं हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को अपर्दन कहते हैं। अंडरलाइन कर लो बेटा, इसको कई बार प्रश्न आता है, अपर्दन किसे कहते हैं। तो भूदर्शीय पर जल, पवन, हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को अपर्दन कहा जाता है। वायु, जल आदि अपर्दित पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं। जो हवा और पानी है तो ये अपर्दित पदार्थ होते हैं, इनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं। फलस्वरूप एक स्थान पर निक्षेपित करते हैं, मतलब जमा करते रहते हैं। अपर्दन एवं निक्षेपण के ये परिक्रम पृथ्वी के धरातल पर विभिन्न स्थलाकृतियों का निर्माण करते हैं। ये देखो साइड में आपके बताया हुआ है कि विश्व में हजारों छोटे बड़े जलप्रपात हैं, मतलब झरने हैं, ठीक है ना। झरने मतलब जहाँ ऊंचाई से पानी गिरता हो एकदम से। सबसे ऊंचा जलप्रपात दक्षिणी अमेरिका के वेनेजुला का एंजल जलप्रपात है। यह जलप्रपात उत्तरी अमेरिका में कनाडा तथा संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा पर स्थित नियाग्रा जलप्रपात है और अफ्रीका में जाम्बिया एवं जिम्बाब्वे की सीमा पर स्थित विक्टोरिया जलप्रपात है। तो ये जलप्रपातों के बारे में बताया गया है। यहाँ नियाग्रा जलप्रपात का आपके चित्र है। अब नदी के कार्य, ठीक है ना। तो नदी के कार्य देखो, नदी के जल से दृश्य भूमि का अपर्दन होता है, ठीक है। तो नदी जब देखो आप लोग, तेज पानी बहता है तो जो मिट्टी होती है वो बह जाती है और उसकी जगह पर एक गड्ढा बन जाता है। तो किस कारण होता है ये? अपर्दन के कारण होता है। जब नदी खड़े ढाल वाले स्थान से अत्यधिक कठोर सेल या खड़े ढाल वाली घाटी से गिरती है तो ये जलप्रपात बनाती है, मतलब ऊंचाई से जब गिरती है तो ये जलप्रपात बनाती है, एकदम से खड़ी ढाल, ठीक है ना। जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो वह मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है। नदी के इन्हीं बड़े मोड़ों को विसर्प कहते हैं। देखो ये आपके साइड में चित्र बनाया गया है, ठीक है ना। तो ये देखो, ये जो ये मोड़ है इसे क्या कहते हैं अपन? विसर्प, ठीक है ना, विसर्प कहते हैं। इसके बाद विसर्प के किनारों पर लगातार अपर्दन एवं निक्षेपण शुरू हो जाता है। विसर्प लूप के सिरे निकट आते जाते हैं। समय के साथ विसर्प लूप नदी से कट जाते हैं। तो ये देखो आप लोग, बीच में ये चित्र दिया गया है कि ये है, ये कट गया है तो ये अलग से एक झील का निर्माण इसने कर दिया है, ठीक है ना, जिसे चाप झील भी कहते हैं। कभी कभी नदी अपने तटों के बाहर बहने लगती है। तट मतलब किनारों से बाहर। जब पानी की तीव्रता बहुत ज़्यादा हो जाती है तो नदी अपने तटों से भी बाहर बहने लगती है। फलस्वरूप निकटवर्ती क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है। बाढ़ के कारण नदी के तटों के निकटवर्ती क्षेत्रों के में महीन मिट्टी एवं अन्य पदार्थों का निक्षेपण करती है। ऐसी मिट्टी एवं पदार्थों को अवसाद कहते हैं। इससे समतल उपजाऊ बाढ़कृत मैदान का निर्माण होता है। नदी में उत्थित तटों को तटबंध कहते हैं। समुद्र तक पहुँचते पहुँचते नदी का प्रवाह धीमा हो जाता है और नदी अनेक धाराओं में विभाजित हो जाती है, ठीक है ना। ये चित्र आपके दिया गया है। समुद्र से मिलने से पहले नदी क्या होती है? अनेक धाराओं में बढ़ जाती है, जिन्हें वितरिका कहते हैं और इसी की वजह से ये डेल्टा का निर्माण करती है, ठीक है ना। नदी मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती है, हो जाती है, जिसको वितरिका कहा जाता है। या नदी इतनी धीमी हो जाती है कि ये अपने साथ लाए मलबे का निक्षेपण
करने लगती है, मतलब बिछाने लग जाती है। प्रत्येक वितरिका अपने मुहाने का निर्माण करती है। सभी मुहानों में अवसादों के संग्रह को डेल्टा का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से डेल्टा का निर्माण होता है। अगर प्रश्न आ जाता है आपके डेल्टा का निर्माण किस प्रकार से किया होता है, तो आप आसानी से लिख सकते हो कि नदी जब समुद्र में मिलने वाली होती है तो समतल जगह के कारण उसकी गति है वो एकदम मंद पड़ जाती है या धीमी पड़ जाती है, जिसकी वजह से वो अनेक वितरिकाओं में विभक्त हो जाती है और ये वितरिकाएं मिलकर डेल्टा का निर्माण करती है, निक्षेपण करके डेल्टा का निर्माण करती है। फिर समुद्री तरंग के कार्य, तो समुद्र की जो लहरें होती है उन्हें तरंग कहा जाता है। तो वो क्या कार्य करती है, देखो समुद्र की तरंग के अपर्दन एवं निक्षेपण तटीय स्थलाकृतियाँ बनाते हैं। समुद्री तरंगें लगातार सेलों से टकराती रहती है, जो चट्टानें वगैरह होती है उनसे टकराती रहती है, जिससे दरार विकसित हो जाती है। उनमें क्या पड़ जाती है, दरारें पड़ जाती है। समय के साथ ये बड़ी और चौड़ी होती जाती है, जिसको समुद्री गुफा कहते हैं। इन गुफाओं के बड़े होते जाने पर इनमें केवल छत ही बचती है, जिससे तटीय मेहराब बनते हैं। लगातार अपर्दन छत को भी तोड़ देता है और केवल दीवारें बचती है। दीवार जैसी इन आकृतियों को स्टेक कहा जाता है। समुद्री जल के ऊपर लगभग ऊर्ध्वाधर उठे हुए ऊंचे शैलीय तटों को समुद्र में भ्रूंग कहते हैं। तो ये चीज़ें आप लोगों को याद रखनी है, जैसे भ्रूंग किसे कहते हैं, स्टेक किसे कहते हैं, ऊर्ध्वाधर क्या होता है, मेहराब क्या होता है, समुद्री गुफा क्या होती है, ठीक है ना। तो इन चीज़ों को आप लोगों को याद रखना है। समुद्री तरंगे किनारों पर अवसाद जमा कर समुद्री पुलिन का निर्माण करती है। अब हिमनद के कार्य, मतलब जो बर्फ़ की नदी होती है उसके क्या कार्य हैं, देखो हिमनद अथवा हिमानी बर्फ़ की नदियाँ होती है। हिमनद अपने नीचे की कठोर चट्टानों से गोलाश्म मिट्टी और पत्थरों को अपर्दित कर देती है और गोलाश्म मिट्टी एवं पत्थरों के भूदर्शीय का अपर्दन करती है। हिमनद गहरे गतों का निर्माण करते हैं। पर्वतीय क्षेत्र में बर्फ पिघलने से उन गतों में जल भर जाता है और वे सुंदर झील बन जाते हैं। हिमनद के द्वारा लाए गए पदार्थ जैसे छोटे बड़े सेल, मतलब पत्थर के टुकड़े, रेत एवं तलछट मिट्टी निक्षेपित होते हैं और ये निक्षेप हिमनद हिमोड का निर्माण करते हैं। अब अपन देखते हैं पवन के कार्य। तो पवन के कार्य ज़्यादातर रेतीले इलाके में होता है, जैसे अपने राजस्थान में आप लोगों ने सुने ही होंगे धोरे, टीले, बरखान, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर अपर्दन वायु के द्वारा होता है। क्या आपने कभी रेगिस्तान देखा है? बालू टिब्बों के कुछ चित्र एकत्रित करने का प्रयास करें। तो आपके इस किताब में भी ये बालू का धोरों का एक चित्र आया हुआ है, ठीक है ना। तो इसको आप लोग इसका अवलोकन कर सकते हैं। तो धोरे या रेतीले टिब्बे रेगिस्तान में पवन अपर्दन का निक्षेपण का कार्य का प्रमुख कारक है। रेगिस्तान में आप छत्रक के आकार में सेल देख सकते हैं, जिनमें मुख्यतः छत्रक सेल कहते हैं। पवन सेल के ऊपरी भाग की अपेक्षा निचले भाग को आसानी से काटती है, इसलिए इस सेल के आधार संकीर्ण एवं शीर्ष विस्तृत होते हैं। मतलब आधार मतलब नीचे के हिस्सा तो संकीर्ण हो जाता है और ऊपर का विस्तृत हो जाता है। जैसे आप छत्रक, जैसे नाम बताया गया, छत्रक कैसा होता है, छाते की तरह, ठीक है ना, नीचे से संकरा और ऊपर से यूं चौड़ा, ठीक है ना। तो इसको छत्रक कहा जाता है। पवन चलने पर ये अपने साथ रेत को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाती है। जब पवन का बहाव रुकता है तो ये रेत गिरकर छोटी पहाड़ी बनाती है। इनको बालू टिब्बा कहते हैं। ये बालू कण महीन एवं हल्के होते हैं, तो वायु उनको उठाकर अत्यधिक दूर ले जा सकती है। जब ये बालू कण विस्तृत क्षेत्र में निक्षेपित हो जाते हैं तो इसे लोयस कहते हैं। चीन के विशाल लोयस निक्षेप पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से अपना तीसरा अध्याय भी समाप्त होता है और इसके प्रश्न उत्तर के लिए अलग एक वीडियो बना दूंगा मैं, जिसमें इसके प्रश्न उत्तर आपको दिए रहेंगे। धन्यवाद।